सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के 6 मई 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और ये फैक्ट क्लिकर का चैनल है, आप सभी इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये जो सेशन है 6 मई का, वो आपके नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड रहने वाला है, तो पूरी क्लास में आप सभी जरूर बने रहिए। साथ ही साथ मेरे पीछे आपको जो ऑफिसर दिख रहे हैं वो भारत के विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इनका नाम श्री विक्रम मिस्री है। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और इससे पहले ये डिप्टी एनएसए भारत के रह चुके हैं। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के एक इंपॉर्टेंट कथन के साथ, जो कि हमें प्रेरणा और ऊर्जा देता है। इनके द्वारा कहा गया है कि कंप्लीट कॉन्टेनेंस गिव्स ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पावर। कॉन्टेनेंस का मतलब होता है जितेंद्रियता। जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, अगर आप उस पर जो है काबू पा लेते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर पर और अपने आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाइयां छूते चले जाएंगे। इसीलिए जितेंद्रीय होइए। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले जो पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन ये था कि भारत में कोयले का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? रेलवे, स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर डोमेस्टिक फ्यूल। इन इंडिया द कोल इज हाईली यूटिलाइज इन विच सेक्टर? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। भारत में मोर देन, आप कह सकते हो कि 77% जो भारत में बिजली बनती है वो थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा बनती है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म आप तो सभी जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन है। इनके द्वारा कोयले से जनित बिजली बनाई जाती है जो कि आपके हमारे घर पहुंचती है। तो उसमें कहा गया है कि एज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड अबॉन्डेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज कोल। कोयला ही सबसे ज्यादा हमारे पास काफी बड़ी मात्रा में है। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, पठार है, वहीं पर ये पाया जाता है और इसका मेन यूज आपका पावर जनरेशन में किया जाता है। स्टील प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कोकिंग कोल। तो पहले तो जो हमारी रेलवे थी वो भी कोयले से चला करती थी और भारत सरकार चाहती है कि जो हमारा कोल है उसकी हम अपनी डिपेंडेंसी उससे कम करें और सोलर एनर्जी पर और इस प्रकार के जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर हम अपनी डिपेंडेंसी को लेते चले जाएं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कल ही कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा को लेकर राज्यों को गृह मंत्रालय का निर्देश। अब इस निर्देश में क्या कहा गया है, देखिए, सिविल डिफेंस रिलेटेड 7 मई की डेट को भारत के कई राज्यों में सुरक्षा के स्तर पर मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, सबसे पहला एयर रेड वार्निंग सायरन। जब भी आप जानते हैं युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सायरन्स बनते हैं, बजते हैं। इससे यानी कि सभी लोग एक तरीके से अलर्ट हो जाएं कि हाँ अब हमको जो है घर के अंदर छिप जाना है। ठीक है, दूसरा सिविलियन स्टूडेंट ट्रेनिंग, सिविलियंस की और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग रहेगी। बच्चे सभी स्कूल में जाते हैं तो उनको पता रहे कि अगर किसी भी प्रकार का डायरेक्शन दिया जाए तो उनको क्या करना है, हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, यानी कि हम उन पर हमला करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं पहलगाम में क्या हुआ था। तीसरा, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। अगर कुछ चीज क्रैश हो जाता है, बिजली चली जाती है ना, तो उसमें हमको क्या मेजर लेना है? कैम्फ्लॉजिंग वाइटल इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे इंस्टॉलेशन है उसको एक तरीके से ढक दिया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान अपडेट एंड रिहर्सल। ठीक है, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम कैसे अपने आप को इवैक्यूएशन कर पाएंगे। तो भारत सरकार फूट फूट कर कदम ले रही है, चाहे डिप्लोमेटिक स्तर पर हो या फिर सुरक्षात्मक दृष्टि से हो। जब ये हम पूरा कवर कर लेंगे तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलेंगी। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये युद्ध का रूप लेगी या फिर नहीं लेगी, लेकिन हमें अपने आप को पहले सुरक्षित कर लेना है और उसके बाद इनको हमला करना है। वो कहा जाता है ना, डिफेंस बाय ऑफेंस, प्रहार से सुरक्षा। इसी के साथ
आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे चेनाब रन्स ड्राई नियर पाकिस्तान एज स्लूज गेट्स ऑफ सलाल बागिलहार डैम्स आर क्लोज। तो भारत के द्वारा 1960 के सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित कर दिया है, जिससे कि जो हमारी नदियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, अब पाकिस्तान में सूखा होने लगा है। और आप एक महीने बाद देखिएगा इतनी कमी हो जाएगी उनको पानी की कि वो इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। वहीं पर जब जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो वहां पर इतना पानी हो जाएगा कि उसको संभाले नहीं संभलेगा। और भारत डेटा शेयरिंग कर नहीं रहा है। तो इसमें कहा गया है कि इंडिया कट्स ऑफ वाटर फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम बागिलहार डैम ऑन चेनाब रिवर। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि बागिलहार डैम कहाँ पर है, तो आप कहिएगा कि ये चेनाब रिवर पे है। ये सभी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो कि पाकिस्तान में जाती हैं। In a significant escalation of diplomatic and strategic tensions, Bharat has sharply reduced the downstream water flow to Pakistan from Bagilhar Dam, जो कि चेनाब रिवर पर है, and is preparing to do the same from the किशनगंगा प्रोजेक्ट ऑन द झेलम। तो हमारे कई डैम्स हैं, ठीक है, जो कि उस तरफ लगते हैं। तो भारत एक एक करके सबको बंद कर रहा है। आपको याद होगा जो जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा काफी लंबी वार्ता की गई थी। और भारत चाहता है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को ना जाए, क्योंकि जब आप हमारा खून बहाओगे तो आप हमसे एक्सपेक्ट ना करिए कि हम आपके साथ अच्छा करते रहेंगे। इंडियाज डिसीजन टू रिड्यूस वाटर फ्लोज टू पाकिस्तान फ्रॉम प्री इंडस रिवर प्रोजेक्ट गेन अटेनिंग फॉलोइंग पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट ऑन 3 में, इंडिया सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर अप्रैल 22 टेरर अटैक इन दी पहलगाम। इससे पहले आपको याद होगा इनके आतंकवादी के द्वारा रईसी में हमला किया गया था, उसमें भी हमारे लगभग 28-30 लोग घायल हुए थे और लगभग 9 के करीब हमारे सिविलियंस आपके उनकी मृत्यु हुई थी। और फिर इन्होंने ये आपका आतंकवादी हमला कर दिया। बागिलहार डैम के बारे में जाने जो कि चेनाब नदी पर है। सो इंडिया हैज लोवर्ड स्लूज गेट्स एंड इनिशिएटेड डी साइल्टिंग ऑपरेशन रिजल्टेड इन अप टू 90% रिडक्शन इन वाटर फ्लो पाकिस्तान। ठीक है, 90% इसमें पानी में कमी हो गई है। ऑफिशियल रीजन क्या है, रिजर्वायर मेंटेनेंस एंड रीफिलिंग। इसी के साथ किशनगंगा डैम प्रोजेक्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि फ्लो टू बी कंप्लीटली हॉल्टेड सून फॉर मेजर मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट हैड अर्लियर बीन कंटेस्टेड बाय पाकिस्तान एट इंटरनेशनल फोरम्स। तो काफी बड़ा धक्का भारत के द्वारा इनको दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। भारत ने बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जिससे कि हम पानी से बिजली बनाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इंडिया इज फास्ट ट्रैकिंग हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑन द चेनाब रिवर, जिसमें पाकल डुल है 1000 मेगावाट का 2018 में स्थापना हुई, कीरू 624 मेगावाट 2019, कवार 540 मेगावाट 2022, रैटल 850 मेगावाट स्टार्टेड विद इंडियन सपोर्ट, कंप्लीशन टारगेट बाय 27-28। तो लगभग 4 के करीब हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जल्द ही इनको आपका पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये रही पाकिस्तान और भारत से संबंधित बात। इसी के साथ मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, और ये नेक्स्ट इवेंट जो है चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड है। और इस कारण से हमारी जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके द्वारा ऑपरेशन हॉक 2025 चलाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज, हैज सक्सेसफुली डिसमेंटल्ड साइबर क्राइम नेटवर्क्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। आप जानते हो बहुत ही प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, बच्चों को चोरी कर लेते हैं और भी बहुत से प्रकार की, तो उसमें सीबीआई लगी हुई है। As part of the Operation Hawk 25 launch following inputs from the America, CBI registered case against 2 accused individuals. इनके नाम क्या हैं अच्छे से जान लीजिए, शेख मुइज अहमद एंड मुकुल सैनी, who operated through popular social media platform targeting minors in the America। अभी आपने यूके का मामला सुना होगा ग्रूमिंग गैंग का, पिछले साल काफी इसका एक तरीके से विरोध हो रहा था, इसी साल हो रहा था, जबकि जनवरी और फरवरी में इलॉन मस्क कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, पाकिस्तानियों की तरह लगभग 1600 से ज्यादा लड़कियों को इसी प्रकार से सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था, उनकी वीडियोस बनाई गई थी और ये 10-15 साल से चल रहा था।
इसी प्रकार से अमेरिका के द्वारा हमको इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया, उसके आधार पर सीबीआई के द्वारा इन 2 लोगों के ऊपर केस आपका रजिस्टर किया गया है। द ऑपरेशन सिग्निफाइज सिग्निफिकेंट स्टेप इन ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज विद अ फोकस ऑन स्विफ्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बहुत सारे गेम्स होते हैं, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कि आप ये खरीद लो, इतना पैसा दो ना। और आजकल आप जानते हो कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन अच्छा, मॉडर्नाइजेशन को सबने क्या समझा हुआ है कि जितना हम गाली गलौज करेंगे, अपशब्द कहेंगे ना, अपने बड़ों का अपमान करेंगे, अपनी संस्कृति को जितना हम नीचा दिखाएंगे, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, उतना हम मॉडर्न हैं। तो ये मॉडर्न की डिफिनेशन अभी भारत वाले जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। इससे बहुत सारी हानियां भी हमको पहुंच रही हैं, हमारे समाज को पहुंच रही हैं। दिस ऑपरेशन फॉलोज प्रीवियस एफर्ट्स। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन कार्बन 2021 में लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि भारत की कमिटमेंट जो ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज से है उसको हम स्ट्रेंथन कर सके और जो परपिट्रेटर्स हैं, ठीक है, उनको हम जेल के सामने जेल में डाल सके। सीबीआई के मोटो को आप देख लीजिए, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये अभी हाल ही के एफकैट के एग्जाम में आया हुआ था। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिए, इसके मोटो को ध्यान में दे लीजिए। और कल की ये न्यूज है कि राहुल गांधी एट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर। तो जो हमारे सीबीआई हैं, सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट भारत के प्रधानमंत्री और जो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर रहता है, एलओपी होता है, वो सब बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए हैं और हमको जल्द ही पता चलेगा कि नेक्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे। सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी के इनके डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। आईपीएस को ही आपका इनका डायरेक्टर बनाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत इनकी ये पेरेंट एजेंसी है, ठीक है। इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी इनका मोटो है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है। आपको मैं ये बता दूं कि हर साल भारत के द्वारा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और अब भारत के द्वारा कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 जो कि 5 मई से लेकर 8 मई तक चल रहा है आपके वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर भारत के द्वारा जो क्रूशल रोल लोगों को गुड गवर्नेंस दिलाने में किया गया है उसको हम सामने रखेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि स्वामित्व स्कीम एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस। अगर आप सभी को स्वामित्व का फुल फॉर्म आता है तो आप इसके फुल फॉर्म को कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। आगे भारत सरकार कहती है कि एज पार्ट ऑफ इंडियाज स्वामित्व स्कीम एंड द ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म आर गेनिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच टू लैंड मैपिंग एंड रूरल एम्पावरमेंट। तो जो स्वामित्व योजना है वो लैंड मैपिंग से संबंधित है और जो ग्राम मानचित्र है वो रूरल एम्पावरमेंट से संबंधित है और इनको वैश्विक लेवल पर रिकॉग्निशन मिलती जा रही है। अब इसमें क्या कहा गया है? हाउ स्वामित्व सपोर्ट्स डेटा शेयरिंग एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। सबसे पहले जो सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना, ठीक है, गवर्नमेंट डेटा एक्सचेंज करना और डेटा के यूज को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। स्वामित्व का आप सभी फुल फॉर्म देख लीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। 2020 में भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन उपयोग क्या है? ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो गांवों की जमीन होती है उसकी एक लैंड मैपिंग कर देना और ई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि ये पता रहे कि हाँ हमारी जमीन यहाँ पे थी। क्योंकि आप जानते हो भारत में लगभग 4 करोड़ के करीब मुकदमे पेंडिंग है। अधिकतर जो मुकदमे होते हैं वो जमीन के विवाद से संबंधित होते हैं। तो जमीन के विवाद पर निपटारा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। मान लीजिए आपका गांव में खेत है ना, सरकार के द्वारा आपकी लैंड मैपिंग करवाई गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत, तो सरकार के पास भी डेटा रहेगा, आपके पास भी डेटा रहेगा, फिर आपको कुछ नहीं करना रहेगा, ठीक है। आप अपनी जमीन छोड़ दीजिए
और अगर कोई गलत तरीके से कुछ करना चाहेगा तो आप जाइए, और सरकार भी इस पे जो है टफ निर्णय लेगी, ठीक है। और भारत के बहुत सारे राज्यों में इसको चलाया जा रहा है। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लीगल ओनरशिप ऑफ रूरल प्रॉपर्टीज थ्रू ड्रोन मैपिंग एंड हाई रेजोल्यूशन जियोस्पैटियल डेटा। Over to 24.4 million household across 1.6 lakh villages have received property card, जिसको ई लैंड कार्ड कहते हैं ना। तो ये काफी अच्छी बात है भारत सरकार की। वहीं पर ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, a tool that utilizes स्वामित्व geospatial data to support village level planning including land use, disaster preparedness and solar energy site selection। तो भारत सरकार इसमें बेहतर कर रही है, हम चाहेंगे कि इसमें और भी वृद्धि ये करती जाए। अब एक शोक संदेश है, और भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 59 वर्ष की अवस्था में पद्मश्री विजेता केवी राबिया का निधन हो गया है। और उनके निधन में जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से शोक और इनको श्रद्धांजलि दी गई है। पद्मश्री केवी राबिया एन इंस्पिरेशनल लिटरेसी एक्टिविटीज फ्रॉम केरल पास अवे एट द एज ऑफ 59 वाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। तो सोचिए, खुद ये इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों को, जो बच्चे थे, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम करती थी, और काम करते करते इनकी आपकी मृत्यु हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इनको श्रद्धांजलि आपकी दी गई है। हर कमिटमेंट टू एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थ्रू literacy earned her several accolades including the prestigious Padma Shri in 2022। इनको अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री 2022 में मिला है सोशल सर्विस के लिए, नेशनल यूथ अवार्ड 1993 में मिला था ना, कानाकी स्त्री शक्ति पुरस्कार 1999 में, सीथी साहिब मेमोरियल अवार्ड 2010 में, वनिथा रत्नम अवार्ड 2014 में, ठीक है। और बहुत सारे और अवार्ड्स इनको मिले हैं। तो एक काफी अच्छी प्रतिभा थी जिसको भारत ने खो दिया है। भगवान ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट की तरफ, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप जानते हो कि मंथ वाइज आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है। अभी अवार्ड्स की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसे 3 आईसीसी विमेंस प्लेयर को चुना गया है, जिनको इन 3 में से किसी एक को आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है कैथरीन ब्राइस का, जो कि स्कॉटलैंड की कीपर है और शायद वहां की कैप्टन भी है, ठीक है। और ये 3 लोग हैं। और फिर हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की हैं, वहीं पर फातिमा सना पाकिस्तान की हैं। तो 3 में से किसी एक को अप्रैल आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके। सो दिस इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी, और हेडक्वार्टर इनका यूएई दुबई में है। फाउंडेशन 15 जून 1909 को की गई, और इनकी सब्सिडियरी बॉडी एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी है। इसी के साथ भारत की अगर आप क्रिकेटिंग बोर्ड को देखोगे तो इसका नाम बीसीसीआई है। कई एग्जाम में बीसीसीआई का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इनका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 मुंबई में इनकी स्थापना कराई गई थी। अभी के इनके प्रेसिडेंट रोजर बिनी है, इससे पहले सौरव गांगुली थे। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिसंबर 1928 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट करवाई गई थी। इसी के साथ मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा और एक अच्छी न्यूज बताना चाहूंगा। बिग अचीवमेंट, भारत टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025 ओवरटेकिंग जापान, विल बी 3rd लार्जेस्ट बाय 2028। तो इसी साल भारत 2025 में जापान को पीछे करके विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अभी भारत 5वें पर है, जल्द ही हम 4थे नंबर पे जाएंगे, और आने वाले 4-3 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है फाइनेंशियल 2026 में, ये एक्सपेक्ट की जा रही है 4187.017 बिलियन। वहीं पर जो जापान की एस्टिमेटेड जीडीपी रहेगी वो 4186.431 बिलियन रहेगी।
Till 2024, Bharat was the fifth largest economy in the world, but in the ongoing year, expected to become the fourth largest as per the latest IMF prediction. अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर हम क्या कह लें कि आपका एक व्यक्ति की खरीदने की जो क्षमता होती है किसी भी वस्तु को, वो भारत में थोड़ी कम है। कम क्या, बहुत कम है। अब ऐसा हम तीसरे चौथे पोजीशन में इसलिए पहुंच पा रहे हैं क्योंकि भारत की जो जनसंख्या वो 145 करोड़ है। जापान की तो बहुत बहुत ज्यादा कम है हमसे ना। तो कम लोग ज्यादा कमा रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा लोग कम कमा रहे हैं। तो सिर्फ संख्या बल में हम आगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत हम पीछे हैं। लेकिन फिर भी चलिए, डेटा में हम आगे आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत इज अ emerging economy of the world. In the coming years, Bharat is likely to overtake Germany to become the third largest economy by 2028. India's GDP हमारी 5584.476 रहेगी ना, और जर्मनी से आपकी आगे रहेगी। इसी के साथ मैं आपको टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2025 बताऊं, जिसको अभी वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें अमेरिका नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पर भारत हो जाएगा, पांचवें पे जापान, छठवें पे यूके, सातवें पर फ्रांस, आठवें पर इटली, नौवें पर कनाडा और 10वें पे आपका ब्राजील रहेगा। तो भारत टॉप 5 में है, टॉप 4 में हो जाएगा, और ये भारत जैसे साउथ एशियन कंट्री के लिए सबसे बड़ी बात रहेगी। इसमें कहा गया है कि IMF हैज एडजस्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 25। तो 25 में हमारी जो जीडीपी है वो 6.2 की रहेगी। इससे पहले इन्होंने जो इनका जनवरी का आउटलुक रिपोर्ट था उसमें 6.5% कहा हुआ था। IMF की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनका फुल फॉर्म है। मैनेजिंग डायरेक्टर इनकी क्रिस्टैलिनिया जॉर्जीवा है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, और ये भी काफी प्रमुख, और इनका आपका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। टोटल 191 कंट्रीज है। अब यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हो ये टर्टल की है, यानी कि कछुए की है। अब कछुए से संबंधित जब मैं बात आपको बताऊंगा तो आप समझ लीजिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं आपको करंट अफेयर का इवेंट पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें कहा गया है कि रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, so this turtle known as the Batagur kachuga has been reintroduced into the Ganga river after 30 years, marking a major success under the Namami Gange mission and the Turtle Survival Alliance India project। तो इसको फिर से गंगा नदी पर 30 साल के बाद इंट्रोड्यूस आपका करवाया गया है। इस टर्टल को हमने रिलीज किया है रामसर साइट, हैदरपुर वेटलैंड, नियर द लोकेटेड नियर द बिजनौर गंगा बैरेज विद इन दी हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। तो भारत में मोर देन 80 जो है आपके रामसर साइट्स हैं, ठीक है, और उसी में उत्तर प्रदेश में इसको आपका लॉन्च किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये लिस्टेड किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में आता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम टर्टल सर्वाइवल अलायंस के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी ना, और इसके अंतर्गत हम हैबिटेट लॉस, इलीगल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम को देखते हैं, जिससे कि टर्टल और टॉर्टाइस को हम प्रोटेक्ट कर सकें। और इसलिए हमारा मिशन क्या है, जीरो टर्टल एक्सटिंक्शंस इन द 21st सेंचुरी। आप जानते हो कि पूचिंग होती है, सब खा लेते हैं, मार लेते हैं, तो हमको अपने जानवरों को बचाकर चलना है। अब चलिए, ये बटरफ्लाई आपको दिख रही है, काफी सुंदर सी है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। रेड एडमिरल बटरफ्लाई इसका नाम है। एडमिरल जो नेवी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होते हैं उनको एडमिरल कहते हैं, तो इसका नाम भी एडमिरल रखा गया है। द एडमिरल बटरफ्लाई वनीसा अटलांटा हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन भारत। भारत के धौलाधार माउंटेन रेंज जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में, वहां पर इस प्रकार की, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तितली को देखा गया है। द रेड एडमिरल बटरफ्लाई बिलोंग्स टू द Nymphalidae family and has a wingspan ranging 67 to 72 mm, मेल टू फीमेल, ठीक है, और ये जो है मेनली अभी आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया में पाया जाता था। तो अच्छी बात है कि ये पाया जा रहा है, इसका संरक्षण हम कर सकें। और मैं आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया, क्या आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? अगर है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़िए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। So today's questions are, the first one is, what significant step was taken under the Namami Gange mission recently? Options are construction of new dams, release of dolphins into the Ganga, reintroduction of the red-crowned roof turtle या फिर ban on industrial fishing in Ganga. So right answer is option C. ठीक है, reintroduction किया गया red-crowned roof turtle का। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। वेयर वॉज द रेड एडमिरल बटरफ्लाई स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन भारत? इनको पहली बार कहाँ देखा गया? काफी अच्छे तरीके से ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद अपने अपने आंसर आप बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धौलाधार माउंटेन रेंज। और ये कहाँ पर है? भारत के हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 25, Bharat is expected to become the dash largest economy in 2025. Options are second, third, fourth, fifth. तो इनकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल की आई है, उसमें भारत का स्थान 2025 में फोर्थ पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और इसलिए यहां पर हम फोर्थ रखेंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड नॉमिनल जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज पर IMF? तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। किसी भी देश के द्वारा जो साल भर में उत्पादन किया जाता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको जीडीपी कहा करते हैं। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 187.017 बिलियन $। अगला प्रश्न, KV राबिया हु वाज पास्ड अवे इन May 25 वाज अ नोटेबल फिगर इन विच फील्ड? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, लिटरेसी मूवमेंट, स्पेस रिसर्च या फिर पॉलिटिकल एक्टिविज्म? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, लिटरेसी मूवमेंट। पद्मश्री अवार्डी ये रही हैं। अगला प्रश्न, विच इंटरनेशनल इवेंट इज हाईलाइटिंग इंडियाज स्वामित्व स्कीम एंड ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म? UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 25, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 25 या फिर G20 समिट 2025? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हो रही है 5 से लेकर 8 मई तक वॉशिंगटन में, जहां पर भारत के इन स्कीम्स प्लेटफॉर्म को बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑपरेशन हॉक 25 लॉन्च बाय CBI? फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, साइबर टेररिज्म, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन? तो ऑपरेशन हॉक 2025 CBI के द्वारा ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जारी किया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले ही साल हमारे CBI के द्वारा भारत पोल पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप देखते जाइए। अगला प्रश्न आपके लिए, विच ऑपरेशन प्रिसाइडेड ऑपरेशन हॉक इन कॉम्बैटिंग चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन? ठीक है, इससे पहले हमारे CBI ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए थे ये आपको बताना है। ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए, और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑपरेशन कार्बन एंड ऑपरेशन मेघ चक्र। अगला प्रश्न, इंडियाज रिसेंट रिडक्शन ऑफ वाटर फ्लो टू पाकिस्तान फ्रॉम बागिलहार एंड किशनगंगा प्रोजेक्ट इज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट इन इंडिया, ब्रेकडाउन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी या फिर पावर जनरेशन एक्सपेंशन? सो राइट आंसर इज, जो हमने सिंधु जल संधि को 1960 की तोड़ दिया है अभी ना, उसी से ये संबंधित है, चेनाब रिवर पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क आपके लिए क्या है। विच वाटर ट्रीटी वॉज पुट इन एवेंस बाई भारत ओवर पाकिस्तानी सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? कबुई रिवर कोऑपरेशन पैक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, चेनाब रिवर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट या फिर हिमालयन वाटर अकॉर्ड? इसका आंसर आपको बताना है, और फैक्ट लेकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सेशन को लाइक और शेयर करते जाएं। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।